अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ये सन 1939 की बात है। पाकिस्तान बनने में अभी 8 साल बाकी हैं। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के पास एक गांव जाती उमरा में 6 गरीब भाई एक लोहार की भट्टी पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वैसे तो ये 7 भाई हैं, लेकिन ये अपने एक भाई को मेहनत मजदूरी के बजाय तालीम दिलवाना चाहते थे। अचानक उनका भट्टी के हिंदू मालिक से किसी बात पर झगड़ा हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। सब भाइयों ने नौकरी छोड़ दी और फिर अपना काम करने का सोचा। बाऊजी कहलाने वाले बड़े भाई ने चंद 100 रुपए उधार लिए किसी से मांग कर और एक छोटी सी भट्टी खरीद ली। वो भट्टी शायद लोहे से ज्यादा उनके हौसले पर खड़ी थी और फिर उन्होंने कई माह की शदीद मेहनत के बाद अपना कारोबार खड़ा कर लिया। ये 7 भाई जाती उमरा गांव के एक मियां मोहम्मद बख्श के बेटे थे और एक बेटे का नाम मियां मोहम्मद शरीफ था। ये वही बेटा था जिसे ये मजदूरी के बजाय आला तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन अब वो भी अपने कारोबार में शरीक हो गया। अब 7 भाई थे, 14 हाथ और एक ही मकसद कि अपना कारोबार खड़ा करना है। दिन रात की तमीज खत्म हो गई। मियां मोहम्मद शरीफ भी अब किताब के साथ कारोबार में शरीक हो चुके थे। शायद वक्त ने उनके ख्वाब वक्ती तौर पे छीन लिए थे, मगर उन्हें मालूम हो चुका था कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। फिर तारीख ने एक और मोड़ लिया और पाकिस्तान बनने से पहले ही ये खानदान लाहौर आ गया। हिजरत सिर्फ जगह की ही नहीं, ख्वाबों की भी हुई थी। यहां उन्होंने फिर से सिफर से आगाज किया, मगर इस बार तजुर्बा उनके साथ था और फिर इसी लाहौर की मट्टी में वो बच्चे पैदा हुए जिनके नाम बाद में तारीख ने बार बार दोहराए। इन भाइयों के नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ रखे गए। मियां मोहम्मद शरीफ एक मेहनती और ईमानदार शख्सियत थे, लेकिन उनके बेटों ने आगे चलकर पाकिस्तान में जिस तरीके से नाम बनाया, उसने उनसे मोहब्बत करने वाले और शदीद नफरत करने वाले दोनों ही पैदा किए। मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बच्चों को वो नसीहत की जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई, और वो नसीहत थी इत्तफाक, यानी आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। और यही इत्तफाक इस खानदान की कामयाबी की जमानत बन गया। वक्त को पहिए लग गए, दिन महीनों और महीने साल में तब्दील होने लगे और फिर इनके पास इतना सरमाया जमा हो गया और उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री के नाम से अपने कारोबार की बुनियाद रखी और आगे चलकर ये इत्तेफाक ग्रुप में तब्दील हो गया, जिसमें स्टील के अलावा शुगर मिल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग से मुतालिक शोबे भी शामिल थे। बस फिर इस खानदान की किस्मत खुल गई। ये रोज बरोज तरक्की करते गए और अमीर तरीन खानदानों में शुमार होने लगे। कहा जाता है कि 25 दिसंबर 1949 को पैदा होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक लापरवाह और खलंडरे इंसान थे जिनको कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जबकि बाकी 2 बेटे कारोबार के असरार और रुमूस को बेहतर समझने लगे। मियां मोहम्मद शरीफ नवाज शरीफ के मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान थे। बेटे को गाड़ी में घूमना और खेल तमाशे पसंद थे। उस दौरान नवाज शरीफ को क्रिकेट और पहलवानी का जुनून पैदा हो गया और वो दोनों में अपनी किस्मत आजमाने लगे। उनके पास इन दोनों चीजों को देने के लिए पैसा और वक्त दोनों ही मौजूद था, लेकिन नवाज शरीफ का एक मसला था। वो हर बॉल पर छक्के चौके और हर पहलवान को पहले ही वार में चित करना चाहते थे। उन्हें शिकस्त का लफ्ज पसंद नहीं था, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये बात कम लोगों को ही मालूम होगी कि मियां नवाज शरीफ की अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज का ताल्लुक भी पहलवानों के खानदान से था। जी हाँ, वो बड़े सगीर के मशहूर पहलवान गामा पहलवान की नवासी थी। सादा और बुर्दबार कुलसूम नवाज मियां मोहम्मद शरीफ को अपने बेटे के लिए पसंद आ गई और मियां नवाज शरीफ ने उन्हें पहली नजर में पसंद कर लिया और यूं दोनों का रिश्ता तय हो गया और अप्रैल 1971 को दोनों रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी इस खानदान के लिए इश्क के इम्तिहान और भी थे। सिर्फ चंद माह बाद पाकिस्तान टूट गया और मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। पाकिस्तान के सड़कों, बाजारों और घरों में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े सानहे के बाद छा जाती है और अक्सर किसी और बड़े तूफान का पेश खैमा होती है।
उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में आ चुके थे और वो पाकिस्तान में सख्त किस्म की इस्लाहात कर रहे थे। लेकिन 1972 में उन्होंने जो फैसला किया उसके असरात आज भी पाकिस्तान पर किसी न किसी तरह मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान में तमाम हैवी इंडस्ट्रीज को कौमियाने यानी नेशनलाइज करने का फैसला कर लिया। उस फैसले ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। कल तक जो अरबपति थे वो एक रात में कखपति हो गए। आने वाहिद में लोगों के कारोबार उनके हाथ से निकल गए। फैक्ट्रियों की चिमनियों से अब धुआं नहीं, खौफ उठने लगा। कल तक जो सनतकार थे, जिनके कारखाने दिन रात चलते थे, वो एक रात में बेइख्तियार हो गए। फैक्ट्रियां और कारखाने वो वहीं के वहीं थे, बस इख्तियार हाथ से फिसल चुका था। और इन्हीं खानदानों में शरीफ खानदान भी शामिल था। इस खानदान का तमाम कारोबार रियासत के पास चला गया और यहीं से मियां मोहम्मद शरीफ और उनके तीनों बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो के बदतरीन मुखालिफ बन गए। नौजवान मियां नवाज शरीफ ने खुलकर जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ बोलना शुरू किया। वो ताजरों और सनतकारों के इजलासों और सेमिनार्स में खुलकर तनकीद किया करते थे। दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो खुद भी एक करिश्माती शख्सियत थे और वो उस वक्त के मकबूल तरीन लीडर भी थे। उनके चाहने वाले करोड़ों में थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसे वक्त में इक़्तिदार संभाला जब पाकिस्तान दो लख्त हो चुका है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई कमजोर थी। मुल्क बहरान का शिकार था। पाकिस्तान के कई हजार फौजी भारत की कैद में थे और मगरबी पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए कोई मुत्तफिका आइन मौजूद नहीं था। उस दौरान भुट्टो ने इंदिरा गांधी के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया और जुलाई 1972 में हुए तारीखी शिमला मुआहदे के तहत वो न सिर्फ पाकिस्तान के कैदी वापस लाने में कामयाब हुए बल्कि 5000 किलोमीटर का इलाका भी मुज़ाकरात की मेज पर भारत से वापस लिया। फिर 1973 का आइन और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज भुट्टो के वो कारनामे थे जिन्होंने भुट्टो की मकबूलियत में कई गुना इजाफा कर दिया था। मियां मोहम्मद शरीफ और मियां नवाज शरीफ भुट्टो के खिलाफ बात तो किया करते थे, लेकिन किसी बड़े प्लेटफॉर्म के बगैर तहरीक चलाना नामुमकिन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा अक्लमंदी और कम अक्ली दोनों इंसान को अंधा कर देती हैं। हद से ज्यादा मकबूलियत, सियासी कामयाबियां और खुद परस्ती के जोम ने भुट्टो की खुद एतमादी में जरूरत से ज्यादा इजाफा कर दिया था। अब उन्हें ऐसा आर्मी चीफ चाहिए था जो उनके सामने खड़ा ना हो सके। उनका नजर इंतखाब जनरल जियाउल हक पर ठहरा, जो उस वक्त अपनी आजिजी और इंकिसारी की वजह से जाने जाते थे। वो भुट्टो से भी इंतहाई आजिजी से मिला करते थे। वो कहते हैं ना कि ज्यादा अक्लमंदी और कम अक्ली दोनों इंसान को अंधा कर देती हैं। भुट्टो ने भी यही गलती की और जनरल जियाउल हक को 7 सीनियर जर्नलों को सुपरसीड करके आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। इब्तिदा में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर वो हो गया जिसके असरात आज भी पाकिस्तान किसी न किसी तरह फेस कर रहा है। 1977 का इलेक्शन हुआ और अपोजिशन जमातों ने भुट्टो की हुकूमत पर बदतरीन धांधली के इल्जामात आयद किए और पूरे मुल्क में एक तहरीक शुरू हो गई। मुल्कगीर मुजाहिरे और हुकूमत का क्रैकडाउन, ये वो मनाजिर हैं जो बूमर्स से लेकर जेनजी तक तमाम नस्लों ने मुख्तलिफ अदवार में देखे हैं। हालात काबू से बाहर हो गए और तारीख ने ऐसा पलटा खाया कि मुर्ख भी दंग रह गया। वही अज्जो इंकसारी के पैकर जनरल जियाउल हक, जो भुट्टो के पसंदीदा हुआ करते थे, उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो हुकूमत खत्म कर दी। जनरल जिया ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का वादा किया, जो उनकी वफात तक वफा ना हुआ। भुट्टो पर कत्ल का मुकदमा चलाया और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदर बन गए। हमेशा की तरह उस वक्त भी पंजाब ताकत का मरकज था और भुट्टो का उरूज भी पंजाब के दिल लाहौर से ही हुआ था। जियाउल हक को वहां एक ऐसा शख्स चाहिए था जो मुकम्मल वफादार, सख्तगीर और सियासी तौर पे बेरहम हो।
इस मकसद के लिए उनकी नजर जनरल गुलाम जिलानी पर आकर रुकी और उन्हें गवर्नर पंजाब लगा दिया गया। जनरल जिलानी जनरल जिया के इंतहाई वफादार साबित हुए। हर सीनियर जनरल की तरह जनरल जिलानी भी पाकिस्तान के रिवायती सियासतदानों को पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार समझते थे और वो अर्बन पंजाब से नए चेहरों की तलाश में थे। उस दौरान उनकी मुलाकात मियां मोहम्मद शरीफ से हुई। मियां मोहम्मद शरीफ एंटी भुट्टो होने की वजह से उनकी नजरों में आ गए और दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। इस दौरान मियां मोहम्मद शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की मुलाकात जनरल जिलानी से करवाई और जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ के अंदर छुपे सियासतदान को पहचान लिया। वो मियां नवाज शरीफ को अक्सर अपने साथ रखा करते थे और यूं जनरल जिलानी मियां नवाज शरीफ के मेंटोर बन गए। ये एक तरह से नवाज शरीफ की सियासी तरबियत का आगाज था। कहा जाता है कि नवाज शरीफ साए की तरह जनरल जिलानी के साथ रहा करते थे। जनरल जिलानी के करीबी साथी और मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साबिक साथी मियां जाहिद सरफराज नवाज शरीफ से अपनी पहली मुलाकात कुछ यूं बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जनरल जिलानी से एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता था। जिलानी ने सुबह 8 बजे मुझे फोन किया कि मियां साहब आ जाएं, मेरे साथ आके नाश्ता करें। तो मैंने कहा कि मैं अभी सोया हुआ उठा हूं, मुंह भी नहीं धोया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही आ जाओ। मैं स्लीपर में ही चला गया। हम लोग लॉन में बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या खाओगे? मैंने कहा कि अंडा पराठा मंगवा ले। उन्होंने कहा कि अनार का जूस पी ले, बहुत ही आला है। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे शुगर है, मैंने जूस नहीं पीना। उन्होंने बैरे को नाश्ता लाने को कहा। थोड़ी देर के बाद उनको फिर जोश उठा कि मियां साहब मेरे कहने पे एक दफा जूस पी कर तो देखें। मैंने कहा मंगवा ले। जिलानी साहब ने एक लड़के को आवाज दी जो सफेद शलवार कुर्ते में वहां फिर रहा था। उन्होंने आवाज दी कि नवाज। वो भागता हुआ आया तो उन्होंने उससे कहा कि जाओ बैरे को कहो कि मियां साहब के लिए भी अनार का जूस ले आए। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन है? तो जनरल जिलानी कहने लगे कि ये इत्तेफाक फाउंड्री वाले मियां शरीफ का बेटा नवाज शरीफ है। मियां जाहिद कहते हैं कि मैंने उस वक्त पहली दफा नवाज शरीफ को देखा। एक लड़का सामने फिर रहा था सफेद कुर्ते सलवार में, तो जिलानी खान ने उसको आवाज दी नवाज। वो भागता हुआ आया तो उसको कहा यार नवाज, जाकर उसको बैरे को कहो कि मियां साहब के लिए भी जूस ले आए। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहने का आप नहीं जानते? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, ये नवाज शरीफ है, ये इत्तेफाक फाउंड्री वाला जो मियां शरीफ का बेटा है। अच्छा, That's when I saw him for the first time. यूं जनरल जिलानी की सरपरस्ती में वो जनरल जिया की नजरों में आ गए और 1981 में 32 साल की उम्र में पंजाब के वजीर खजाना बन गए। इस दौरान फिर मियां नवाज शरीफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जनरल जियाउल हक के करीब होते गए। वो जनरल जियाउल हक को अपना रूहानी वालिद कहा करते थे और जनरल जिया भी उन्हें अपना बेटा ही कहा करते थे। कहा जाता है कि जनरल जियाउल हक को उनसे इतनी मोहब्बत थी कि वो नवाज शरीफ को अपनी उम्र लगने की दुआ भी दिया करते थे। खैर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में नवाज शरीफ कामयाब हो गए और वजीर आला पंजाब बन गए। मियां जाहिद सरफराज नवाज शरीफ के वजीर आला पंजाब बनने की कहानी यूं बयान करते हैं। उनके मुताबिक गुलाम जिलानी ने मुझे फोन करके लाहौर बुलाया और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मलिक अलायार वजीर आला की सीट के लिए बतौर उम्मीदवार सामने आ गया है और वो जीत भी जाएगा। मियां जाहिद सरफराज ने कहा कि मार्शल लॉ का दौर था। गुलाम जिलानी ने कहा कि हमारी फौजी हुकूमत है, अगर वो बन गया तो वो पुराना सियासतदान है, हमें तंग करेगा। मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ को बना दिया जाए तो ये एक गुड्डा है, इसकी मोम की नाक है, जिधर चाहेंगे मोड़ लेंगे, ये हमें सूट करता है। आपका क्या ख्याल है? मियां जाहिद सरफराज बताते हैं कि मैंने कहा कि मैं सियासी आदमी हूँ, मैं तो अलायार की इज्जत भी करता हूँ, वजीर आला तो बनना भी उसी को चाहिए, लेकिन वो सियासी आदमी हैं, आपको जरूर तंग करेगा, तो बना लें अगर आप नवाज शरीफ को वजीर आला बनाना चाहते हैं। ये नवाज शरीफ को बना दिया जाए, ये गुड्डा है, मोम की नाक है, जिसको चाहे जिस चाहे। मैंने कहा मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं तो अलायार की इज्जत भी करता हूँ, तो आपको तंग तो करेगा, तो फिर बना ले अगर नवाज शरीफ को बनाना चाहते। फिर जनरल जिलानी ने जियाउल हक को फोन करके रिपोर्ट दे दी कि हमने ये फैसला किया है। इस तरह मियां नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बना दिया गया और यूं नवाज शरीफ जनरल जिलानी के
करीबी साथी से एक मरकजी सियासतदान बन गए। बताया जाता है कि उस दौरान नवाज शरीफ की रंगीन मिजाजी और क्रिकेट से मोहब्बत के बहुत से किस्से भी मशहूर हुए। कहा जाता है कि नवाज शरीफ को एक गुलकारा बहुत पसंद थी। वो अक्सर उनके गाने सुनने की फरमाइश करते और एक मशहूर अमरीकी सहाफ़ी किम बार्कर ने भी अपनी किताब और इंटरव्यूज में मियां नवाज शरीफ से मुतालिक इंकिशाफात में बताया कि किस तरह नवाज शरीफ ने किम बार्कर को मोबाइल फोन तोहफे में देने के बदले उनसे दोस्ती करने की पेशकश की थी। He wanted to buy me a phone. I thought he was joking. He wanted to buy me a phone so that we could talk without the ISI listening to us. And so at this last conversation, he basically asked my translator to leave. I didn't even need a translator, but I sort of felt like I wanted somebody in the room. Yeah. And he said, you know, he basically offered me the iPhone. I said no. And then he said, I know I'm not as tall as you want. I'm not as fit as you want. I'm fat and I'm old, but I'd still like to be your friend. नवाज शरीफ को क्रिकेट का भी बहुत शौक था। दूसरों का तो मालूम नहीं, लेकिन नवाज शरीफ खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते थे। इमरान खान उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लाहौर जिमखाना में क्रिकेट के दौरान एम्पायर्स को साथ मिलाकर कई बारियां ले लिया करते थे। इमरान खान ने अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में एक मजेदार किस्सा भी बयान किया है कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी और एक वार्म अप मैच खेला जाना था। मैच शुरू होने से चंद लम्हे पहले क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने आकर बताया कि उस रोज पंजाब के वजीर आला नवाज शरीफ टीम की क़यादत करेंगे। इमरान खान ने इब्तिदा में समझा कि शायद वो खुद नहीं खेलेंगे, मगर उन्हें शदीद हैरत उस वक्त हुई जब नवाज शरीफ मुकम्मल क्रिकेट यूनिफॉर्म हत्ता के हेलमेट पहने विव रिचर्ड्स के साथ टॉस के लिए मैदान में आ गए। नवाज शरीफ न सिर्फ ओपनिंग करने पर इसरार कर रहे थे, बल्कि उस वक्त भी वो पीछे हटने को तैयार न थे जब मुदस्सिर नजर मुकम्मल हिफाजती सामान के साथ बैटिंग के लिए तैयार खड़े थे। इमरान खान वेस्ट इंडीज के खौफनाक बॉलर्स से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई तेज गेंद नवाज शरीफ को उनके ओवर कॉन्फिडेंस समेत जख्मी न कर दे। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या एम्बुलेंस का इंतजाम मौजूद है। 4 अक्टूबर 1987 को खेले गए इस मैच में नवाज शरीफ पूरी तैयारी के साथ बैटिंग के लिए आए, मगर 5 बाउंसर्स के बाद छठी गेंद उनके स्टंप्स ले उड़ी। 80 की दहाई में रफ्ता रफ्ता नवाज शरीफ और इमरान खान अपने अपने करियर में उरूज पाते गए। 1982 में इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बन चुके थे, जबकि उससे एक साल पहले पंजाब के वजीर खजाना बनने वाले नवाज शरीफ 1985 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला बन गए। मगर सियासत के दौरान भी नवाज शरीफ का क्रिकेट का शौक कायम रहा और यही शौक नवाज शरीफ और इमरान खान के लव हेट रिलेशन की सूरत में भी कायम रहा। इस पूरे ताल्लुक की तफसील आप मेरी इस डॉक्यूमेंट्री हु इज इमरान खान में देख सकते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ ने पंजाब की सियासत पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया था और यहाँ एंट्री होती है एक ऐसी शख्सियत की जो ताकतवर हलकों को खुश रखने में नवाज शरीफ से 2 हाथ आगे साबित हुए। ये वो शख्सियत है जिन्हें मुसलसल 35 साल स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा या वंडर बॉय कहने का एजाज हासिल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ की। मियां शहबाज शरीफ ने 1985 में चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर की हैसियत से सियासत शुरू की और 1988 में रुकने पंजाब असेंबली बन गए। फिर अचानक जनरल ज़ियाउल हक की नवाज शरीफ के हक में की गई दुआ कबूल हो गई। शायद नवाज शरीफ को वाकई जनरल ज़ियाउल हक की उम्र लग गई थी। उस दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आ चुकी थी और लाहौर में उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था। कहा जाता है कि वो भी स्टैब्लिशमेंट से डील करके वापस आई थी, लेकिन उनकी मकबूलियत ने स्टैब्लिशमेंट को परेशान कर दिया था। स्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक मुतबादिल सियासी जमात की जरूरत थी। इस मकसद के लिए ISI को इस्तेमाल किया गया और IJI के नाम से एक नई सियासी जमात खड़ी की गई। अब ताकतवर हलकों के लाडले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस जमात का हिस्सा ना होते, ये कैसे मुमकिन था? तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ को इस मकसद के लिए 35 लाख की रकम दी गई, जो मौजूदा दौर में तकरीबन
15 करोड़ रुपए बनते हैं। मुस्लिम लीग नून इसे तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये तमाम हकाइक असगर खान केस में मौजूद हैं और तमाम बातें रिकॉर्ड पर हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और साबिक DGISI जनरल असद दुरानी इस मुबैना प्रोजेक्ट के रूहें रवां थे। बहरहाल इन डिटेल्स के मंजर आम पर आने के बाद और उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद खान जुनेजो के जनरल ज़ियाउल हक से इख्तिलाफात के बाद मियां नवाज शरीफ की मंजिल अब वजारत उज़्मा थी। वो IGI के सरबरा बने और फिर 1990 के इंतखाबात के बाद पहली मर्तबा वो वजीर आजम बन गए। शरीफ खानदान अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी खानदान बन चुका था और यहां से सियासत की बदतरीन म्यूजिकल चेयर का आगाज हो गया। मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनकर अपने इख्तियारात का पता चला, लेकिन उन्हें इस बात का रंज था कि सदर गुलाम इसाक इख्तियारात के लिहाज से उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। सबसे बड़ा इख्तियार आइन का आर्टिकल 58(2)B था, जिसके तहत सदर किसी भी वक्त एक ऑर्डर के जरिए असेंबलियां तहलील करके वजीर आजम को सीधा घर भेज सकता था। लेकिन कशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब 8 जनवरी को आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की पुरस्रार वफात के बाद सदर गुलाम इसाक खान ने अपनी मर्जी से जनरल अब्दुल वहीद काकड़, जो उस वक्त कोर कमांडर क्वेटा थे, उनको आर्मी चीफ तैनात कर दिया था। इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से 8वीं तरमीम के खात्मे और सदर मुमलिकत के इख्तियार कम करने के मौक़िफ़ ने भी दोनों के दरमियान कशीदगी को हवा दी थी। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक 8 जनवरी 1993 को जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, मगर जिन हालात में जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की मौत हुई वो इंतहाई पुरस्रार और हंगामा खेज थे। एक फौजी जो आर्मी चीफ भी हो, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ना समझ से बाहर है। लेकिन मौत तो फिर मौत है, वो किसी भी वक्त किसी को भी आ सकती है। खैर वही हुआ जिसका डर था। गुलाम इसाक खान ने असेंबलियां तहलील करके वजीर आजम को घर भेज दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। अब वजीर आजम और सदर का ऑफिस आमने सामने था और ये किसी सूरत मुल्क की मफाद में नहीं था। फिर वही हुआ जो होता आया है। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने मार्शल लॉ तो नहीं लगाया, लेकिन गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ दोनों को इस्तीफा देने पे मजबूर करके बज़ाहिर इस बहरान का खात्मा कर दिया। नवाज शरीफ ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन वो आज भी इसे अपनी सबसे बड़ी गलती करार देते हैं। और यहाँ पर शरीफ खानदान ने 2 बड़े सबक सीखे। एक तो ये कि पाकिस्तान की सियासत में कामयाबी के लिए अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और फौज को साथ मिलाना जरूरी है। चाहे मेरिट पे तैनातियां हो या ना हो, लेकिन इन ओहदों पर आपके वफादार लोग जरूर होने चाहिए जो मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। और यहां से सियासत में शरीफ एम्पायर खड़ी करने की कोशिशों का आगाज हो गया। शरीफ खानदान ने यह भी सबक सीखा कि रियासती सतह पर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हो या ना हो, लेकिन दुनिया के हुक्मरानों से जाती ताल्लुकात जरूर होने चाहिए। इस मकसद के लिए कतर, सऊदी अरब और UAE के हुक्मरानों से जाती मरासिम पैदा किए गए। इन ममालिक में सरमायाकारी भी की गई। शरीफ खानदान एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को कतरी खानदानों के साथ इसी किस्म की कारोबारी डील करार देता है। 90 की दिहाई शरीफ एम्पायर्स के लिए सुनहरी दौर था। अगरचे 1993 में बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गई, लेकिन उन्हें इदारों से वो सपोर्ट हासिल ना हो सकी जो शरीफ खानदान को हासिल थी। आसिफ अली जरदारी की 8 साल जेल और मुकदमात से मीसाक जमहूरियत तक, ये सब वाकयात अलग वीडियोस के मुतकाजी हैं। 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेकर वजीर आजम बन गए और शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला बन गए। ब्यूरोक्रेसी में तो पसंदीदा तैनातियां आसानी से होने लगी, लेकिन अदलिया से मज़ाहमत हुई। फौज से पंगा लेने का वक्त तभी नहीं आया था। सबसे पहले अदलिया को फतह करना जरूरी था। नवाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले 58(2)B को खत्म कराया और सदर फारूक लगारी को घर भेजकर अपनी हुकूमत को मजबूत कर लिया। अब बारी अदलिया को फतह करने की थी। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह,
کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جسٹس افتخار چودھری یا ثاقب نثار تھے جو جوڈیشل ایکٹیویزم جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ ایک مقدمے میں وزیر اعظم کو عدالت میں طلب کر لیا گیا، نواز شریف کو خود پیش ہونا پڑا۔ یہ خبریں بھی زیر گردش تھیں کہ کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر کے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، لیکن پھر وہ ہو گیا جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دھبا مانا جاتا ہے۔ نواز شریف کے کارکنان نے سپریم کورٹ پر دھاوا بول دیا، سپریم کورٹ کے دروازے توڑے گئے اور ججوں کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت سینئر ترین ججوں کو دو متحارب گروپس میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساتھی جسٹس چیف جسٹس کے خلاف ہو گئی، فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی اور جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں باغی ججوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس کی تقرری کے جواز پر سوال اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ کے 2 رکنی کوئٹہ بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ سنایا اور جسٹس سجاد علی شاہ کو گھر جانا پڑا، اور یوں بیوروکریسی کے بعد عدلیہ کا محاذ بھی فتح ہو گیا۔ نواز شریف کے قریب ترین وکلا کو لاہور ہائی کورٹ کا جج لگایا جانے لگا۔ یہاں نام لینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے بڑے نام ہیں جن میں سے کچھ ان کے آخری وقت تک وفادار رہے اور کچھ نے بغاوت کر دی۔ کچھ تو مشہور زمانہ پینما کیس کا حصہ بھی تھے۔ اس دوران جنرل جہانگیر کرامت سے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے معاملے پر استعفیٰ لیا گیا اور جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر نواز شریف نے وہی غلطی کی جو بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو منتخب کرتے وقت کی تھی۔ جنرل مشرف جنرل جہانگیر کرامت نہیں تھے، وہ دباؤ میں آنے والے نہیں تھے۔ جنرل مشرف کی نواز شریف سے تنازع کی الگ داستان ہے۔ یہ معاملہ کارگل سے کیسے شروع ہوا اس پر ایک الگ ڈاکیومنٹری بنائی جا سکتی ہے، لیکن جنرل پرویز مشرف نے جہانگیر کرامت بننے سے صاف انکار کیا تو نواز شریف نے یہاں بھی سجاد علی شاہ ماڈل لاگو کرنے کا سوچا، جو بری طرح سے پٹ گیا۔ ہوا یوں کہ جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے جب نواز شریف نے ان کی برطرفی کے احکامات جاری کیے اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ فوج کے لیے بھی ناقابل قبول تھا۔ جنرل مشرف نے واپسی کے لیے اڑان بھری تو ان کے طیارے کو اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگرچہ سپریم کورٹ طیارہ سازش کیس میں نواز شریف کو ان الزامات سے بری کر چکی ہے، لیکن بہرحال یہ ایڈونچر 12 اکتوبر 1999 کو مس ایڈونچر میں بدل گیا اور جنرل مشرف اقتدار میں آ گئے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو اٹک قلعے میں قید کر دیا گیا، ان کو عمر قید کی سزا ہوئی اور محترمہ کلثوم نواز نے بہت متاثر کن جد و جہد کی۔ یہاں نواز شریف کے تعلقات کام آئے اور وہ 10 سالہ خاموشی کا معاہدہ کر کے سعودی عرب جلا وطن ہو گئے۔ جنرل مشرف اگر لال مسجد اور جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کرنے کی غلطی نہ کرتے تو شاید شریف خاندان آج بھی جدہ ہی جلا وطن ہوتا۔ اب آگے کی کہانی آپ سب کو ہی معلوم ہے۔ حسین نواز نے کس طرح دوبارہ کاروبار کھڑا کیا۔ 2013 میں وزیر اعظم بننے سے لے کر پینما کیس میں نااہلی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور پھر عمران خان کے وزیر اعظم بننے اور تحریک عدم اعتماد سے ان کی گرفتاری تک، یہ تمام موضوعات تفصیلی ویڈیوز کا تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک اور شخصیت نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا اور وہ ہیں مریم نواز۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی زندگی کا ایک خواب مریم نواز کو وزیر اعظم دیکھنا ہے۔ مریم نواز نے مزاحمت سے مفاہمت تک شریف خاندان کی لیگیسی کو شاندار انداز میں آگے بڑھایا۔ شہباز شریف بطور وزیر اعظم اور مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شریف امپائر کو وہاں لے جا چکے ہیں جہاں ان کو بظاہر کسی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ عدلیہ کو فتح کرنے کا خواب 26ویں اور 27ویں ترمیم کی صورت میں ہمیشہ کے لیے پورا ہو چکا ہے۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے کشیدگی، الزامات اور جنرل عاصم منیر سے پرسنالٹی کلیش نے شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ونڈر بوائے اور شاید مریم نواز کو ونڈر ویمن بنا دیا ہے۔ شریف خاندان نے جان لیا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر حکومت کرنی ہے تو ونڈر یا گڈ کاپ
बंद कर चलना होगा। लेकिन यहाँ भी पिक्चर अभी बाकी है, कहानी खत्म नहीं हुई। आपने अदलिया को तो फतह कर लिया, ब्यूरोक्रेसी भी आपके हाथ में है, वकला तहरीक और किसी सियासी तहरीक के भी आसार नहीं। आपके जाती कारोबार भी खूब फल फूल रहे हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अडयाला में कैद काट रहा है। जस्टिस साकिब निसार, एजाजुल एहसन, उमर अता बिंदयाल, मंसूर अली शाह और अथर मिनुल्लाह बज़ाहिर माजी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन वो किला जिसे फतह करके हकीकी मायनों में इक्तदार में आया जाता है, कहा जाता है कि वो फिलहाल आपसे छिन चुका है, और वो है अवाम का किला, मकबूलियत और वोट बैंक। अगरचे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इस किले को वापस लेने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स, खारजा पॉलिसी की कामयाबियां, पंजाब की तरक्की समेत मुख्तलिफ काविशें जारी हैं, लेकिन कहा जाता है कि यह किला आपकी पहुंच से बाहर है, और इस किले की चाबी जिसके हाथ में है वो किसी भी किस्म का समझौता करने से इनकारी है। लेकिन फिलहाल जाती उम्रा से शरीफ एम्पायर तक का सफर कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। तो क्या पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी या शरीफ एम्पायर को कोई खतरा नहीं है?